हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज बिहार के राजधानी पटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्राचीन नगर पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र ही पहले पुराने समय में इसका नाम था। पाटलिपुत्र से पटना कैसे बना, आइए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। मैं बिहार हूँ और ये मेरी कहानी है। सैकड़ों सालों तक इस भूमि ने अनगिनत राजाओं का शौर्य देखा है, क्रूर शासकों का अत्याचार भी सहा है और शिक्षा का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा है। मैं किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अफगानिस्तान तक मेरी पहुंच थी, लेकिन समय के साथ राजनीति की आग में प्रकृति के विनाश ने मेरा स्वरूप बदल दिया और मैं सिमटता गया। मैं ही पाटलिपुत्र हूँ, मैं ही आज का पटना भी हूँ, मैं ही बिहार हूँ। इसी पेशकश की पाटलिपुत्र के पटना बनने की संपूर्ण कहानी मैं आपके समक्ष लाता हूँ। ये आर्यभट्ट की भूमि, ये सम्राट अशोक की भूमि, ये चाणक्य की भूमि, पाटलिपुत्र से पटना कैसे बना। तो आइए मेरे वीडियो में बने रहें। आपको मैं ये बात ईसा से 600 साल पहले की है। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन्हीं जनपदों में से एक था मगध। मगध की नींव रखने का काम हरिवंश के राजा बिंबिसार ने किया था। वे एक अच्छे शासक थे, प्रगति के बारे में सोचते थे, सभी से रिश्ते बेहतर रखना भी उनकी कला थी। उस समय मगध के पास में ही ब्रिज नाम का एक महाजनपद था, लेकिन उसकी सोच मगध से भिन्न थी, अलग थी। एक तरफ मगध राजा वाली संस्कृति को अपना रहा था, तो वही ब्रिज उस समय गण प्रमुख वाले सिद्धांत पर ही चलना चाहता था। लेकिन बिंबिसार को उसी भिन्न चलने वाले ब्रिज जनपद की एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की का नाम था चेलाना। चेलाना ब्रिज के गण प्रमुख चेतक की बेटी थी। उस समय क्योंकि ब्रिज और मगध के रिश्ते ठीक रहे, ऐसे में शादी में भी कोई दुविधा नहीं आई। उसी शादी से चेलाना ने एक बेटे को जन्म दिया, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्रूर था, वो अपने पिता से एकदम अलग चला। उसे भी मगध का विस्तार तो करना ही था, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता चुना। उसके लिए रिश्ते तक मायने नहीं रहे। उसी हिंसा का नतीजा था कि जिस ब्रिज के साथ बिंबिसार ने रिश्ते अच्छे बना रखे थे, अजातशत्रु ने अपने लालच में सब खत्म कर दिया। उसने ब्रिज पर हमला करने की ठानी और अपनी फौज को तैयार कर लिया। लेकिन एक चुनौती थी, मगध और ब्रिज की दूरी। सेना कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अगर ज़्यादा दूर जाना पड़े तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। अजातशत्रु की इस जरूरत की उपज है पाटलिपुत्र। अजातशत्रु वैशाली पर हमला करने के लिए पहले अपने बेस को शिफ्ट करना चाहता था। वैशाली वही ब्रिज, पहले ब्रिज ही कहते थे। वैशाली गणराज्य उस समय प्रजातंत्र का शुरुआत यहीं से हुआ था। उस समय लंबे समय तक तलाश की। उसके अधिकारी भी लगे रहे खोज में कि कहाँ मैं पाटलिपुत्र बना सकूं। तब जाकर गंगा किनारे उन्हें एक ठिकाना मिला। उसी ठिकाने का आगे चलकर नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर कई हमले किए और बाद में ब्रिज की सेना को भी हरा दिया। ऐसे में पाटलिपुत्र फिर मगध का ही शहर बन गया। अब शहर बना पाटलिपुत्र अपनी तकदीर में और विकास लाया था। उसे सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहना था, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत राजधानी बनना था। ये काम अजातशत्रु के बेटे उदयन ने किया। उसने न सिर्फ मगध को विकसित किया, बल्कि राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र की तरफ शिफ्ट कर दिया। आज का राजगृह वही राजगीर है। पाटलिपुत्र का भूगोल ही बताने के लिए काफ़ी है कि राजाओं की नज़र वहां जाकर क्यों थमती थी। असल में पाटलिपुत्र उस जमाने में 3 नदियों से घिरा हुआ था। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने तो उस जगह को जल दुर्ग तक बता दिया था। हर राजा के लिए पाटलिपुत्र रणनीतिक तौर पर एक सुरक्षित जगह थी। उसका नदी से घिरे रहना दुश्मनों के लिए चुनौती होता। वहां तक पहुंचना ही कई के लिए मुश्किल हो जाता। इसी वजह से एक नहीं कई राजवंशों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी भी माना और इसका भी विस्तार किया। हरिवंश से लेकर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और अंत में गुप्त वंश तक यहाँ पर राज रहा। यहाँ भी मौर्य साम्राज्य के दौरान तो पाटलिपुत्र ने अपना स्वर्णिम काल भी देखा। ये वही दौर था जब महान सम्राट अशोक ने अपना शासन किया था।
मौर्य साम्राज्य का उदय समझने के लिए नंद वंश के आखिरी शासक की क्रूरता जानना जरूरी हो जाता है। नंद वंश का आखिरी शासक था घरानंद, जिसने पाटलिपुत्र में अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। उसका विश्वास हो रहा था, वो खुश था, लेकिन उसके शासन में जनता त्राहिमाम कर रही थी। उस काल में एक और विद्वान ने इस धरती पर जन्म लिया था। नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। धरानंद ने भी कभी भी चाणक्य का माने इज्जत या सम्मान नहीं दिया। उसने उनके किसी सुझाव को कभी नहीं माना। जब अहंकार में चूर धरानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बाहर कर दिया, तब कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली कि नंद वंश का विनाश करके रहेगा। यहीं से शुरुआत हुई एक नए युग की और पाटलिपुत्र के बदलने की इतिहास की। उसने सौगंध खाई थी दरबार में कि जब तक मैं इस वंश को नष्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं चुटिया अपना नहीं बांधूंगा। पाटलिपुत्र पर उस समय विदेशी आक्रमणों का दौर भी जारी था। 327 ईसा पूर्व में ग्रीस के योद्धा अलेक्जेंडर ने तेजी से भारत में अपना विस्तार किया। एक एक कर हर साम्राज्य को खत्म करता चला जा रहा था। महान राजा पोरस तक उस सेना के सामने नहीं टिक पाए। इस तरह के विदेशी हमलों ने चाणक्य को उस समय एहसास करवा दिया था कि आक्रमणों से तभी सुरक्षा मिल सकती है जब मगध से मदद मिले। इसी सोच के दम पर उन्होंने एक नए साम्राज्य का गठन किया और चंद्रगुप्त के जरिए सत्ता बदलने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद चंद्रगुप्त ने भी मगध जीत लिया और वहां से शुरू हुआ मौर्य वंश का राज। चंद्रगुप्त के सामने एक ही चुनौती थी, अपने साम्राज्य का पूरे भारतवर्ष में विस्तार करना। ऐसा उन्होंने किया भी और एक एक कर हर उस राज को अपने कब्जे में लिया जहां अलेक्जेंडर ने जबरदस्ती अपनी सेना के दम पर कब्जा किया था। इस तरह से चंद्रगुप्त के समय ही दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य भी बना। चंद्रगुप्त ने सब कुछ हासिल किया था, सिर्फ मध्य पूर्व का गणराज्य कलिंग को छोड़कर। इस कलिंग के टीस को चंद्रगुप्त के बेटे सम्राट अशोक ने दूर किया था। चक्रवर्ती सम्राट का तमगा हासिल करने से पहले अशोक को भी कई युद्ध करने पड़े। भयंकर हिंसा का दौर चला। लोगों ने तब उन्हें चंडाल अशोक तक का नाम दे दिया था। अपने शासन के 8वें साल में ही उन्होंने कलिंग पर विजय हासिल कर ली थी। ये बड़ा ही घनाघोर युद्ध था। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर हमला किया गया था। कलिंग उड़ीसा राज्य को बोलते हैं, उड़ीसा को ही कलिंग बोला जाता है। बहुत घमासान हुआ, तो बहुत लाखों लोगों का उसमें मौत हुआ था। उसी समय इनका दिमाग चेंज हुआ था। उस युद्ध में इतना खून बहा कि पास से गुजरने वाली दया नदी भी लाल हो गई। लेकिन उसी युद्ध ने सम्राट अशोक पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा और पाटलिपुत्र के विकास के दरवाजे खोल दिए। उस अप्रत्याशित हिंसा के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार तो हुआ ही, इसके साथ साथ पाटलिपुत्र शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी बना। सम्राट अशोक के अलावा इसी पाटलिपुत्र की धरती से व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, कामसूत्र के लिखने वाले वात्स्यायन का ताल्लुक भी रहा। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से ही आए। लेकिन इसी पाटलिपुत्र के सितारे गर्दिश में जाने वाले थे। 12वीं सदी आते आते अफगानियों का आक्रमण हिंदुस्तान पर तेज हो चुका था। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान से लेकर दिल्ली तक को अपने कब्जे में ले लिया। उस आक्रमण के बाद से ही सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से दिल्ली की तरफ चला गया। इसके बाद तो बस समय का चक्र ऐसा बदला कि पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये वो समय था जब पाटलिपुत्र के इतिहास को भी नष्ट करने की सबसे बड़ी साजिश रची गई। शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा को बर्बाद किया गया। कई हमले हुए। इसके बाद 16वीं सदी में शेर शाह सूरी की जब दस्तक हुई, उन्होंने पाटलिपुत्र के ऊपर ही एक नए शहर का सपना देखा। आगे चलकर उसी का नाम पटना पड़ गया। इतिहास के पुराने पन्ने पलटने पर पता चलता है कि शेर शाह सूरी जब एक सैन्य अभियान से लौट रहे थे, उन्होंने गंगा नदी के पास एक शहर का सपना देखा। दिलचस्प बात यह है कि पटना का नाम औरंगजेब ने अजीमाबाद भी किया था। उसने अपने बेटे की जिद पर आकर नाम बदल दिया था। लेकिन लोगों की पटना नाम के प्रति आस्था ऐसी रही कि उन्होंने खुद कभी पटना को अजीमाबाद नहीं कहा। वैसे जिस पाटलिपुत्र का समय के साथ पतन हुआ, जिस पाटलिपुत्र की जगह पटना ने ली, उसकी सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र को सिर्फ 3 चीज़ों से खतरा रहेगा, आग, पानी और आंतरिक कलह। अब ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का विनाश दोनों तरह से हुआ।
आग भी एक कारण रही और बाढ़ भी। इतिहासकार पहले तो कभी मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि पाटलिपुत्र जैसी कोई जगह भी थी, लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो सम्राट अशोक के काल के अवशेष मिल गए, जिससे इस पावन भूमि की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और सभी को मानना पड़ा पाटलिपुत्र ही आज का पटना है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र पटना बना। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपको।